दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको अश्वत्थामा से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, दरअसल मैं उसी अश्वत्थामा की बात कर रही हूँ जो कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और जिसे भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दे दिया था। तब से लेकर आज तक अश्वत्थामा पृथ्वी पर ही भटक रहे हैं। माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है और उन्हें मध्य प्रदेश के एक किले में देखे जाने का दावा भी किया जाता है। और एक ऐसी ही रूह कपा देने वाली घटना 5 जनवरी 2022 को भी घटी थी। ये घटना एक ऐसी आदमी के साथ घटी थी जो कि बहुत ही सीधे साधे तरीके से अपना जीवन व्यतीत करता था। बचपन से ही उसकी बस एक ही इच्छा थी कि वो बड़े होकर एक राइटर बने और बड़े बड़े राइटर्स की तरह बुक्स लिख सके। उस लड़की का नाम दिनेश था जो कि मध्य प्रदेश का रहने वाला था और बड़े होने के बाद उसने निर्णय लिया कि अब मैं एक किताब लिखूंगा और उसे पब्लिश करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दूंगा, तो शायद मेरी किताब कहीं पब्लिश भी हो जाए। देखते ही देखते उस किताब पर काम करते करते कुछ साल बीत जाते हैं और अब उसकी उम्र 32 साल की हो गई थी। और ये जो दिनेश था ना, ये बाकी लड़कों के मुकाबले काफी डिफरेंट था। दिनेश प्राकृतिक यानी कि नेचर के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया किताब लिखना चाहता था जिसे पढ़ने के बाद लोग नेचर से अपने आप को कनेक्ट कर सके। लेकिन वो ये भी जानता था कि ये काम घर पर बैठे बैठे तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कई सालों तक वो अलग अलग जगहों पर जाते रहा। वो नेचर के बीच काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करता था। वो हमेशा ही नेचर की चीजों को समझने की कोशिश किया करता था और अपने डायरी में नोट भी करता था। और अब ये उसका पैशन बन चुका था और उसका यही शौक उसे एक दिन एक घने जंगल की ओर ले जाता है। वो जंगल इतना ज्यादा घना था कि अगर कोई इंसान उसमें चला गया तो वहाँ से वापस आना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन रुकिए रुकिए, ये कोई आम जंगल नहीं था, बल्कि ये वो जंगल था जहाँ पर खुद अश्वत्थामा रहा करते थे। मालूम हो कि ये घना जंगल बुरहानपुर के इलाके में पड़ता है और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बुरहानपुर का एक ऐसा इलाका था जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर अश्वत्थामा आज भी आते हैं। तो दोस्तों, दिनेश 5 जनवरी 2022 को बुरहानपुर पहुंच जाता है। एक होटल में रुकता है और वहां के लोगों से उसे पता चलता है कि पास में ही पहाड़ी है और जिसके आसपास जंगल ही जंगल है, नेचर है, प्रकृति है। और फिर क्या था, वो अपने साथ एक हैंड बैग में डायरी और पेन लेकर निकल पड़ता है अपने सफर पर। और कुछ देर बाद ही चलते चलते वो जंगल में पहुंच जाता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और कई सारी चीजों को भी देखता है, ऑब्जर्व करता है और जो कुछ भी उसे ऑब्जर्व हो रहा होता है वो अपनी डायरी में नोट करते चला जाता है। और देखते ही देखते वो नेचर में इतना डूब गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब दोपहर के 3 बज गए। उसे भूख भी लग गई थी, इसलिए दिनेश ने ये निर्णय लिया कि आज नेचर को जितना पढ़ लिया सो पढ़ लिया, दोबारा से कल आऊंगा और यहीं से कंटिन्यू करूंगा। लेकिन दोस्तों, अब जरा आप सोचिए कि उसके साथ क्या हुआ। दरअसल दिनेश उस जंगल में खो चुका था, जिसके बाद वो काफी ज्यादा घबरा गया और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ से बाहर कैसे निकले। ना फोन पर नेटवर्क काम कर रहा था और ना ही कोई सहारा, कोई हेल्प था। जैसे जैसे शाम ढलती जा रही थी उसकी घबराहट और ज्यादा तेज होने लग गई थी। वो मदद के लिए काफी देर तक यहाँ वहाँ चिल्लाती भी रहा, लेकिन फिर वो शांत हो गया, ये सोचकर कि कहीं इतने घने जंगल में किसी जंगली जानवर ने उसकी आवाज सुन ली और आवाज सुन उसके सामने आ गया तो फिर उसका क्या होगा। धीरे धीरे अंधेरा हो चुका था और उसे अचानक से पीछे से कुछ आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि अब तो वो गया, क्योंकि जरूर यहाँ पर कोई जानवर ही होगा जो उसे अब मार डालेगा। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि वहाँ पर दरअसल कोई जानवर नहीं बल्कि एक व्यक्ति था जो कि कंबल ओढ़े खड़ा था। और दिनेश को लगा कि जरूर ये कोई राक्षस है, क्योंकि इतने घने जंगल में कोई इंसान भला क्या ही करेगा। ये कोई इंसान तो नहीं हो सकता, प्लस इसकी हाइट तो इंसानों से भी कई ज्यादा लंबी है। और इतना ही नहीं बल्कि उस व्यक्ति के आसपास बहुत सारी मक्खियां भी भिनभिना रही थी। उसे देखकर दिनेश काफी ज्यादा घबरा गया और भागने लगा। तब वो अजनबी भी दिनेश के पीछे पीछे
आने लगा। घबराया हुआ सा दिनेश भागते भागते जमीन पर गिर पड़ा और उस अजनबी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया उसे सहारा देने के लिए, लेकिन दिनेश खुद से ही खड़ा हो जाता है और उसने उस अजनबी से बोला, आप मुझसे भला क्या चाहते हो? देखिए, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं आपको दे सकूं। मैं इस जंगल में रास्ता भटक गया था। तभी उस अजनबी ने कहा, थोड़ी देर पहले तुम ही चिल्ला रहे थे ना, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। बताओ तुम कहाँ से हो और यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हो? फिर दिनेश ने अपनी सारी बात उस अजनबी को बता दी। घबराओ मत, तुम सुरक्षित हो, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ दूंगा, चलो मेरे साथ। ये सुनकर दिनेश के जान में जान आई और फिर अगले ही पल दिनेश उसके साथ साथ आगे बढ़ने लगा। काफी तेज हवा चलने के कारण उस अजनबी का कम्बल थोड़ा सा उसके चेहरे से हट जाता है। तब दिनेश अचानक से देखता है कि उसके सर पर एक बहुत ही गहरा सा और अजीब सा घाव था, जो कि आम चोट की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो अजनबी जल्दी से अपना सर वापस से कम्बल से ढक लेता है और इसी तरह करीब आधे घंटे चलने के बाद वो अजनबी अचानक से वहीं पर रुक जाता है। दिनेश हिचकिचाते हुए उससे पूछता है कि क्या हुआ, रुक क्यों गए? जिसके जवाब पर अजनबी कहता है कि मेरा सफर बस यहीं तक था, इसके आगे का सफर तुम्हें खुद ही तय करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ठीक आगे आम आदमियों की बस्ती है और मैं वहाँ पर नहीं जा सकता। ये सुनकर दिनेश के मन में 100 सवाल उठने लग गए, लेकिन कुछ बोलने कुछ पूछने के बदले उसने हिचकिचाते हुए अजनबी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए धन्यवाद किया और इसी के साथ वो पूछता है एक और सवाल भी कि आप आखिर कौन हो और आप इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं? अगर आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हो तो ठीक है, आप मुझे बता सकते हो, पर आप कोई आत्मा हो क्या या कोई भूत हो? आप इतने अजीब से क्यों दिख रहे हो? अजनबी एक भारी आवाज में कहता है कि मैं कोई भूत नहीं हूँ। तो फिर आप भला कौन हो? कम से कम आप अपना नाम ही बता दीजिए। जिसके बाद वो अजनबी इंसान कहता है, ना ही मैं भूत हूँ, ना ही मैं पिशाच हूँ और ना ही मैं गंधर्व हूँ। मैं तो इस युग का भी नहीं हूँ, मैं एक दूसरे युग का इंसान हूँ। मैं द्वापर युग का अश्वत्थामा हूँ। ये बात सुनकर तो दिनेश के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। कुछ देर के लिए तो मानो वो मौन पड़ गया हो। दिनेश जब तक अपना होश संभाल पाता और आगे कुछ बोल या पूछ पाता, अश्वत्थामा अपने 2 कदम पीछे लेता है और बिजली जैसी तेज गति से वहां से दौड़ निकलता है। उसकी गति इतनी ज्यादा तेज रहती है कि उसे ठीक से देख पाना भी किसी इंसान के लिए संभव नहीं था। दिनेश का होश अब पूरी तरीके से उड़ चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर उसके साथ में क्या हुआ, कैसे ये पॉसिबल है, क्या ये सच है या कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहा। दिनेश यही सब सोचते सोचते जैसे तैसे रोड की तरफ बढ़ने लगा और बुरहानपुर पहुँचते पहुँचते उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो अगले ही पल होटल से अपना बैग लेता है और बस सीधे अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचने के बाद वो अपने परिवार वालों को इस घटना के बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन किसी को भी उसके इस बात पर विश्वास नहीं होता और ना ही दिनेश इस हालत में होता है कि उनको यकीन दिला पाए। और फिर दिनेश के दिमाग में अब बस हर पल ही वो अजनबी इंसान, उसकी आहट, उसकी हाइट, उसके सर का वो चोट, उसकी वो भारी आवाज, यही सब चलने लग गया। दिनेश अब धीरे धीरे लोगों से बात करना बंद कर चुका था और वो सिर्फ अपने कमरे में ही रहता। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि मानो इस दुनिया में जन्म लेने का उसका मकसद पूरा हो गया, उसका ये जीवन सफल हो गया और अब इस दुनिया में कुछ भी नहीं रखा। दिनेश अब इस दुनिया के सारे मोह माया का त्याग कर चुका था और फिर इन्हीं सब से जूझते हुए ठीक 2.5 महीने के बाद अचानक से दिनेश की मृत्यु हो जाती है।
दोस्तों, इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि इस दुनिया में कई सारी ऐसी चीज है जिसे विज्ञान भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता, और जिसे साइंस खुद नहीं समझ पाता, एक्सप्लेन नहीं कर पाता। वो उन चीजों को अंधविश्वास का नाम दे देता है। तो दोस्तों, ऐसी ही एक और घटना घटी थी आयुर्वेद के एक डॉक्टर के साथ भी, जिसने न केवल अश्वत्थामा को करीब से देखा था, बल्कि उसके सर पर लगे उस घाव की इलाज करने की भी कोशिश की थी। अगर आप उस घटना के बारे में भी जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और ऐसे और भी मिस्टीरियस चीजों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।